हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्टडी क्लासेस। आज की हमारी प्रमुख क्लास है संधि पर बेस्ड। आज हम संधि के बारे में जानेंगे, संधि के भेदों के बारे में जानेंगे, कौन सी संधि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी संधि कितनी ज्यादा आपको उसका रिवीजन करना है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और धीरे धीरे हम संधि को इतने बेसिक तरीके से पढ़ेंगे कि आपको संधि रट जाएगी, आपको संधि से कभी डर नहीं लगेगा और आप संधि को एकदम कैजुअल तरीके से लेंगे। अगर आप एमपीटेड वर्ग 2, सीटेड और जहां भी आपको संधि पूछते हैं और आप संधि इस क्लास से पढ़ते हैं तो आप बेसिक पूरा संधि के बारे में जान लेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं संपूर्ण संधि प्रकरण एमपीटेड के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे छोटे छोटे डाउट भी एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। संधि क्या है, संधि की परिभाषा और भेद। हम जानते हैं संधि की परिभाषा, एक अगर हम हिंदी में बोला जाए तो संधि क्या है, अर्थात वर्णों की अतिशय समीपता, मतलब जिसके मतलब बहुत ज्यादा समीपता है वर्णों की और जो उनके समीप होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल। और परिभाषा में हमने बताया, अब संस्कृत में एक परिभाषा है, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, तो ये हमारी संधि की परिभाषा हो जाती है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात जो संधि है इनके वर्णों की अति समीपता को हम संधि अर्थात संहिता कहते हैं। और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो दो वर्णों का उच्चारण जब व्यवधान के बिना किया जाता है और बिना किसी व्यवधान के वहां पे एक विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। हम ये अपने शब्दों में बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो आपके माइंड में भी यही आ रहा होगा कि दो वर्णों के मेल को हम संधि करते, लेकिन अति समीपता मतलब उनके बीच और कोई विकार उत्पन्न हो ही ना सके, जो हम बनाए वही उत्पन्न हो, यही हमारी संधि है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे हम क्या पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया परिभाषा, परः सन्निकर्षः संहिता स्यात्। दो वर्णों के पास पास आने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि और समास में बहुत अंतर है। ठीक है, आपको परिभाषा कभी कभी कई बच्चे अगर एक नजर ऊपर ऊपर देख लेते हैं तो सिमिलर ही लगती है, लेकिन अगर आप गहराइयों में जाएंगे ना संधि और समास के तो बहुत अंतर है, उसमें पूरा ही शब्दार्थ ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम दो वर्णों के पास पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है, कैसा विकार उत्पन्न होता है अभी हम देखेंगे, और किस प्रकार से एक नए शब्द के का उद्घाटन होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे कि उदाहरण हमारा देख लें, हम विद्या धन आलय। ठीक है, ये तो हमारे दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन यहाँ या है और यहाँ आलय है, प्लस प्लस का चिन्ह है, मतलब हमको इधर वाले शब्द और इधर वाले शब्द से कोई मतलब नहीं है। हमको तो जो यहाँ पास पास में जो समीप में वर्ड है और इनके जो मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि यहाँ या है प्लस आ है। ठीक है, अब इनमें जो विकार उत्पन्न हो रहा है कौन सा हो रहा है, आ का। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आ है यहाँ भी आ है, तो हम दीर्घ संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे जब पास पास क्या होता है, सवर्ण दीर्घा, मतलब समान वर्ण आपस में जब पास पास होते हैं तो वह हमेशा दीर्घ संधि होती है, और इसी को हम दीर्घ संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो विद्याधन आलय हमारे दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है और इसका जो विकार होता है विद्यालय। कई लोग बच्चे अगर शुरुआत से पढ़ते हैं, जैसे कि संधि की क्लास है तो 6 से लेकर 10th तक बच्चे आराम से इस क्लास को देखेंगे, तो आपको आप यहाँ देखेंगे मैम यहाँ तो या है और यहाँ तो आ है, तो आपने कैसा विकार करे, सिर्फ ऐसे यहाँ का इतना वर्ड उठाए और यहाँ का लय उठा लिए, बेचारे आ को भूल गए। अरे बेटा वैसा नहीं है, इन दोनों का ही मेल हुआ है तभी आ उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसको हमने अकेले को नहीं लेके उठाया और वर्ड बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ का ही विकार उत्पन्न हुआ है या परिवर्तन आ में हुआ है। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। बेसिक सी बात है बेटा, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सी संधि, स्वर संधि पहला नंबर, दूसरा नंबर व्यंजन संधि, तीसरा नंबर विसर्ग संधि। ठीक है, अब हमको पहला चैप्टर पढ़ना है स्वर संधि।
स्वर संधि ही आपको एग्जाम में नंबर दिलाती है, क्योंकि इसके 5 भेद होते हैं और इसी से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप स्वर संधि को इतना डिटेल में पढ़ लीजिएगा ताकि आप अपने संधि में नंबर न काट सको। ठीक है, तो आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। संस्कृत में स्वर संधि कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके कितने भेद हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं और किस प्रकार विकार होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा स्वर संधि भाग 2। अभी हमने परिभाषा पढ़े तो भाग 1 हो गया। ठीक है, अब भाग 2। नियम, जब स्वर से स्वर का मेल हो, स्वर संधि एक देखो उसके नाम में ही पूरा उसका नियम है। जैसे कि स्वर में स्वर का भेद हो। अब हमने पिछली क्लास में स्वर व्यंजन सब पढ़ा था। ठीक है, स्वर व्यंजन सब पढ़ा है, तो आप ये मत बोलिएगा मैम कितने स्वर होते हैं, कौन कौन से स्वर को हम यहाँ पे मेल करेंगे। तो हमने पहले आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। स्वर से स्वर का मेल, जैसे कि समान स्वर भी हो सकते हैं, असमान स्वर भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं भाई, विपरीत स्वर भी हो सकते हैं। तो आप देखिएगा इसके स्वर के 5 भेद है और आज हम इन 5 भेदों को जानेंगे। संधि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम उसको शॉर्टकट तरीके से जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको क्या चाहिए, एक शॉर्टकट टाइम चाहिए। और आप जितना डिटेल में जाएंगे, आपको तो कोई पोथी पुराण अपनी रचना करना नहीं है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो आप ऐसा पढ़िए जो पॉइंट टू पॉइंट हो और आपको बिल्कुल समझ आए। ठीक है, पहले हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है, देखिए दीर्घ संधि का एक सूत्र है संस्कृत में, कौन सा होता है, अकह सवर्णे दीर्घ। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अक प्रत्याहार के वर्णों से परे वर्ण अच प्रत्याहार हो उससे पहले क्या होता है या बाद में वर्ण के स्थान पर दीर्घ वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये परिभाषा समझ नहीं आई होगी क्योंकि एक पुस्तक काफी की भाषा है, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मली तरीके से पढ़ा जाए तो जो हमारे अ ई उ जो स्वर है, जो अक के अंतर्गत आते हैं, उनके सामने समान स्वर आ जाए तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, दीर्घ स्वर संधि उत्पन्न होती है। ठीक है, और वे संवर्ग स्वर्ण भी कहलाते हैं, क्योंकि सवर्ण स्वर क्या होते हैं, जो तुल्याश प्रयत्न सवर्णम, मतलब समान स्वर हमको प्रतीत होते हैं। ठीक है, और प्रतीत क्या होते ही हैं, समान स्वर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो अभी हमने सूत्र पढ़ा, अकह सवर्णे ही दुर्गा। नियम क्या है, हस्व या दीर्घ अ ई उ री, और यहाँ ली भी आएगा बेटा। ठीक है, ली के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब मैं आपको ऐसा बताती हूँ एक एक करके। ठीक है, जैसे कि हमारा अ या आ के बाद प्लस में हमारा अ और आ ही आना चाहिए। ठीक है, या तो अ से अ होना चाहिए, अ से आ होना चाहिए, अ से आ से आ होना चाहिए, या आ से आ का मेल होना चाहिए दीर्घ संधि के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि ई हो या बड़ी ई प्लस ई और बड़ी ई। इसी प्रकार उ बड़ा उ प्लस उ बड़ा उ, री बड़ी ली प्लस री बड़ी ली, ऐसे समान स्वर का मेल होना चाहिए और इसी में हमारा वर्ण परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो नीचे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि हमारे उदाहरण, अगर हम आ की, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ किसका मेल हो रहा है, आ से आ का मेल हो रहा है और उत्पन्न हमेशा क्या होता है, परिवर्तन काय में होता है, सॉरी बड़ा आ में। तो यहाँ हुआ है बेटा। नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा है, लघु प्लस उत्तर। देखिएगा यहाँ छोटा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ प्लस क्या आ जाएगा, उत्तर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। यहाँ पे बड़े ऊ के अंतर्गत जो हमारे दीर्घ संधि में
क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। री ली, यहाँ पे हमारा बड़ा वाला वितरण आ जाएगा, अ से अ का भेद हो जाएगा, अन प्लस अभाव अनाभाव, नदी प्लस इस नदीस। अब देखिए आप जितने भी देखेंगे बड़े वाले वर्ण में या दीर्घ संधि में परिवर्तन होता है। देखो और नेक्स्ट उदाहरण देते हैं, कवि प्लस इस कविश, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अति प्लस आचार। ठीक है, ये हमारा काय का उदाहरण दीर्घ संधि का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समान स्वर है क्या बेटा, नहीं है। देखिए हमने आप बीच बीच में आपने ऐसे वर्ड डाल दिए हैं ताकि आप भ्रमित ना हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ई आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ई आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा, समान स्वर है क्या, नहीं असमान स्वर है ना। ई और अ में अत्याचार, और एक किस संधि का उदाहरण है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जब आप स्वर संधि के पांचों उदाहरण पढ़ लेंगे। ठीक है, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। ठीक है, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। तवल और कुछ उदाहरण है, जैसे कि तवल लिका प्लस लिकार, तो यहाँ बड़ा में हो जाएगा तवलिकार। ठीक है, ली प्लस लकार, यहाँ हो जाएगा लकार। यह आपके दीर्घ संधि के उदाहरण है। चाटू, ठीक है, ये हमारा चाटू छोटा ऊ प्लस उक्ति, उक्ति है प्लस बराबर हो जाएगा चाटुक्ति। ये सभी हमारे दीर्घ संधि के अंतर्गत आने वाले वर्ड है। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड चमू, ठीक है, चमू प्लस ऊर्ज। अब यहाँ पे बड़े बड़े ऊ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ, क्योंकि हमेशा बड़ा रहे छोटा रहे समान वर्ण हमेशा बड़े या दीर्घ में ही क्या होते हैं, परिवर्तन होता है। ये हमारा चमूर्ज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कौन सी संधि पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट है, देखो आप बोलोगे मैडम इतने शॉर्टकट में आपने क्या हो गया, दीर्घ संधि कंप्लीट कर दिया, आपने इसका कोई अपवाद नहीं बताया आपको, लेकिन हम यहाँ एक दो अपवाद लेंगे, लेकिन बाकी के पूरे अपवाद की एक अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, देखो दीर्घ में आपको इतना ही है, हाँ आप उदाहरण और ले लेंगे, लेकिन हम उदाहरण इसलिए ज्यादा आपको नहीं बता रहे, जब हम आपकी स्पेशल क्लास लाएंगे एमसीक्यूज की, तो पूरे उदाहरण इंक्लूड करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख के और अपने दिमाग से बना के बताएंगे कि ये कौन सा संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अपवाद में कुछ है, जैसे कि यहाँ अ है कुल प्लस अटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, अगर दीर्घ में आ जाता तो ये हो जाता कुलाटा, लेकिन ये दीर्घ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दीर्घ का क्या है, अपवाद है, यहाँ हो जाएगा कुलटा, क्योंकि कुलटा ही शब्द बनता है, कुलाटा शब्द कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। पतत प्लस अंजलि, यहाँ हो जाएगा पतंजलि। अब ये आधा त है और अ मिलके त हो जाता, पतत जली हो जाता, लेकिन नहीं हुआ ना, यहाँ पतंजलि हो गया, तो ये दीर्घ के अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, सूत्र आद गुणः, इसका संस्कृत का एक सूत्र है आद गुणः, जो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सा, गुण संज्ञा विधायक सूत्र। इसमें क्या होता है, अत तथा एन की गुण संज्ञा होती है और ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। नियम क्या होते हैं बेटा इनके, अ आ के बाद ई उ री ली आए तो क्रमशः ए ओ और अल हो जाता है। जैसे कि हम आपको पहले दीर्घ में बताए थे वैसे ही बताएंगे। जैसे कि पहला हमारा हो जाता है अ आ के बाद अगर इसमें जुड़ जाएगा ई प्लस बड़ा ई जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
आ के बाद अगर ऊ और बड़ा ऊ हो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आ के बाद अगर अल जुड़ जाएगा तो यहाँ अल हो जाएगा। ली जुड़ जाएगा तो यहाँ अल हो जाएगा। आ के बाद री जुड़ेगा तो यहाँ अर हो जाएगा। तो ये परिवर्तन किसके अंतर्गत होते हैं? दीर्घ संधि के अंतर्गत होते हैं। दीर्घ संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सॉरी गुण संधि, ये सब गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। देखो बेटा, अभी देखिए मैंने आपको ना दीर्घ दीर्घ बोला ना, तो मेरे जो शब्द है दीर्घ ही के आ रहे थे, लेकिन जो मेरे भाव थे वो गुण के थे, समझा करो, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ अ है, उसके बाद ई आएगा, तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ ए विकार हो जाएगा। अब शॉर्टकट में आप गुण को कैसा पढ़ेंगे पता है? जैसे कि सिंगल मात्रा, ठीक है, सिंगल मात्रा, ए और ओ की सिंगल मात्रा जहां भी आपको दिखे वो गुण संधि के अंतर्गत आ जाती हैं। ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आप एग्जाम से जस्ट 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले पढ़ रहे हैं ना, तो उसके लिए ये आपके लिए, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ सूर्य प्लस उ आ जाएगा, और उ में आ जाएगा तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो और री आ जाएगा तो यहाँ पे अर आ जाएगा। जैसे क्या बनता है? देवर्षि, सूर्योदय, नरेंद्र, ठीक है। देव प्लस ऋषि का अर बन जाएगा यहाँ, सूर्य प्लस उदय का रियो बन जाएगा यहाँ, और र प्लस ई का रे बन जाएगा। तो आपको ये उदाहरण देख के समझ आ रहा होगा कि गुण संधि के अंतर्गत सिंगल मात्राएं लगती है, और और आ के बाद जो 3-4 वर्ण मिलते हैं, ई, उ, री और री, ली और री, तो उसमें जो वर्ण में परिवर्तन होता है वो गुण संधि में एक मात्रा ही होता है। जैसे कि महा प्लस उत्सव, महोत्सव, यहाँ ओ बना, ठीक है। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी, यहाँ भी वो परिवर्तन हुआ। राजन प्लस ऋषि, राजर्षि, यहाँ अर परिवर्तन हुआ। ये आपके प्रमुख उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भरत प्लस इंदु, यहाँ क्या बनेगा? भरतेंदु। महर्षि, महर्षि, अर बन जाएगा। लव प्लस लकार, तव प्लस लकार, तवलकार, ठीक है, यहाँ अल बन जाएगा, ठीक है। अभी आपने पढ़ा होगा वो तवल, अभी हमने लास्ट में तवल ही पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पे लकार और तवलकार में अंतर हो जाता है क्योंकि यहाँ अल बन जाता है। अल कौन सा बनेगा बेटा? आधा ल वाला, ठीक है। महा प्लस इंद्र, महेंद्र, नौ प्लस उदय, नवोदय। ये आपके शॉर्टकट के अंतर्गत पूरी संधि गुण संधि संपन्न होती है, ठीक है। सॉरी बेटा,